नमस्कार, नेशन प्लस न्यूज की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं वशिष्ठ शुक्ल। अगर उसने चाहा होता कि 2008 में विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद ऐशो आराम की जिंदगी हो सकती है, मगर उन्होंने नहीं चुनी। अगर उसने चुना होता कि शायद करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद भी अगर आपको देश की याद आती है और फिर भी आप उसको दरकिनार करते हैं, मगर उसने ऐसा नहीं सोचा। दोस्तों, नेशन प्लस न्यूज के प्लेटफॉर्म पर आज मैं एक ऐसी हस्ती के साथ आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं कि जिन्होंने 2008 में ऑस्ट्रेलिया की विख्यात यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की और ऐशो आराम की जिंदगी को ठोकर मारकर वो वापस भारत लौट आई। इसके पीछे की वजह यह थी कि स्वदेश कॉलिंग की भावना तो थी, मगर साथ में उनकी आंखों में उन्होंने एक ये भी सपना संजोया था कि अगर भारत माता की सेवा में अगर उनका जीवन व्यतीत होता है तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं देश की नामी गौरक्षक, जिसके नाम से गौ तस्कर थर थर कांपते हैं, क्योंकि वो कहती है कि नेहा दीदी न खाती है न खाने देती है। तो दोस्तों, आज मेरे सामने आपके लिए प्रस्तुत है नेहा पटेल, जो कि देश की नामी गौरक्षक है, और मैं उनसे सभी बातें हम आज उनसे करने वाले हैं। नेहा पटेल, नेशन प्लस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वशिष्ठ भाई, नेशन न्यूज प्लस का तहे दिल से आभार है आपका कि हम गौरक्षक को एक प्लेटफॉर्म दिया हमारी बात रखने के लिए। जी नेहा पटेल, 2008 से लेकर आज 2023, ये 1.5 दशक के सफर को आप कैसे देखती है? जी, एक खूबसूरत बहुत खूबसूरत था ये जो लम्हे जो गौरक्षा में मैंने दिए। स्टार्टिंग में जब शुरुआत की थी, ट्रीटमेंट से शुरुआत की थी और धीरे धीरे जीव रक्षा गौरक्षा में मेरा समय गया। उसमें बहुत अच्छा सफर रहा। स्टार्टिंग में शुरुआत में बहुत संघर्ष रहा, फिर अभी ऐसा हो गया है कि अभी अच्छे से हम गौरक्षा कर पाते हैं सरकार और सबसे मिलके। जी, मगर नेहा पटेल, 2008 में जब आप ऑस्ट्रेलिया से वापस भारत आई, क्योंकि आपके लिए राष्ट्र प्रथम की जो भावना थी वो आप में जिंदा थी, अगर आप विदेश की धरती पर थे तब भी। आप जब भारत आए तब भी 2008 से लेकर जो 2023 तक का जो सफर रहा वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा, क्योंकि ढेर सारी आपके ऊपर कंप्लेन दर्ज हुई, आपको प्रताड़ित भी किया गया, वहां तक के 40 दिनों तक का कारावास भी आपने भुगता। इसके बावजूद भी आप डटी रही और आज जो प्राणिन फाउंडेशन का जो पूरा व्याप है वो आपने पूरे देश के अंदर फैलाया। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ? जी, पहली बात तो ये जो कार्य लिया था वो ईश्वरीय कार्य था और इसमें बहुत साफ दिल से बहुत समय देना था। तो बहुत अच्छा समय रहा और संघर्ष भी रहा। जैसे आपने कहा कि मुझ पर केसेस हुए, झूठे केसेस हुए, मैं इसको अभी सार्वजनिक में उन जितने केसेस हुए उनको मैं कर सकती हूँ, पर ये लीगल मैटर है और 40 दिन मुझे जेल में रहना पड़ा। मैं और मजबूत हो गई हूँ कि अभी संघर्ष और जो जिस तरह से हुआ उससे मैं और मजबूत हो गई हूँ और मैं अभी इसको जीवन के अंत तक मैं उसको गौरक्षा करती रहूंगी और रिजल्ट भी मिल रहे हैं। कई गौ तस्करों ने अपनी तस्करी छोड़ दी है और अच्छे कार्य में लग गए हैं। सो रिजल्ट्स भी मिले हैं इस मेहनत का। जी, मगर नेहा पटेल, जो आपके साथ ये पूरे प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं वो दर्शक भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद ड्राइव करती है और जो पीछा करती है गौ तस्करों का या फिर जो इलीगल जो ट्रैफिकिंग होता है उसका, तो कितना रिस्की होता है, क्योंकि आप जान हथेली पर लेकर घूमती है। तो ये इतनी हिम्मत आती कहां से है? जी, ये एक पहली बात तो कि ये गौ माता के लिए प्रेम होना बहुत जरूरी है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और जब हमारे सामने गौ तस्कर की गाड़ियां आती है तो हमें सिर्फ गौ माता दिखती हैं और कुछ नहीं दिखता है, और उसमें हम ये नहीं सोचते हैं क्या होने वाला है हमारे साथ। और कई बार ऐसे हुए, मैंने अपने वीडियोस भी डाले हैं कि जब मैं उनका पीछा करती हूँ तो कई लोग
तस्कर गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं और कई लोगों को हमने पकड़ा है। तो ये जो जज्बा है वो गौ माता और नंदी महाराज जो हम बचाते हैं वही हमें प्रेरित करते हैं उनको बचाने के लिए। सो डर जैसा अभी कुछ रहा नहीं है, इनफैक्ट वो हमें देखकर भाग जाते हैं। और हमारे ऊपर पत्थरबाजी भी बहुत हुई है, गाड़ी को ठोकना, ये वो करना, तो इट्स अ चैलेंज फॉर अस। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। मगर नेहा पटेल, जो आपके साथ जो स्वयंसेवक का वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़ते हैं, तो वो लगातार कई सालों से आपके साथ है, कुछ आते गए कुछ बिछड़ते गए, तो इनका जो तालमेल होता है वो कैसे बैठता है? जी, कई लोग 10-15 साल से भी हमारे साथ अभी भी हैं और कई आए कई चले गए। कुछ स्वार्थ के लिए आए थे, तो जो बिना स्वार्थ के हैं वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो ये कारोबार रहा बहुत अच्छा रहा। और जो हमारे साथ वॉलंटियर्स जो गौ रक्षक होते हैं, स्वयंसेवक होते हैं, वो बहुत मध्यम वर्गीय होते हैं वशिष्ठ भाई। बहुत लोअर क्लास बेचारे होते हैं जो दिन का कमाई करते हैं और हमारे साथ गौरक्षा में रात भर रहते हैं। रात भर हम वॉच करते हैं, तब जाके गाड़ियां पकड़ी जाती है। ऐसा नहीं कि आज रात जागे और पकड़ी गई, कई दिनों की मेहनत रहती है, क्योंकि जो तस्कर है उनकी भी पायलटिंग खतरनाक रहती है कि उन लोग को डर रहता है कि गौरक्षक की गाड़ियां तो नहीं है कहीं पे, दिखती तो नहीं है, तो डाइवर्ट कर देते हैं, उस दिन निकलते नहीं है। सो हमारी पूरी नाइट ऐसे वेस्ट जाती है। तो मैं जो भी ये गौरक्षा हो रही है वो सब हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे भाई हैं, उनकी वजह से हो रही है। जी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आपकी अध्यक्षता में ये प्राणीन फाउंडेशन है, वो देश के किस किस कोने में काम कर रहा है अभी? जी, अभी तो गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे जो राज्य में कहीं पे भी जरूरत होती है गौरक्षकों को, जो सच्चे गौरक्षक उन पर तकलीफ आई हो तो हम जरूर मदद करते हैं। जैसे कि दिल्ली, यूपी, उड़ीसा, वहां पे हमारे वॉलंटियर्स हैं और हम दूसरे एनजीओज के साथ जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग मिलके काम करते हैं और जहां भी तकलीफ आई हम एक दूसरे को शेयर भी करते हैं। और गाड़ियां अगर छूट भी गई, उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है तो हमें डाइवर्ट करते हैं, हमारे पास हो तो हम उनको करते हैं, और इस तरह से हम मिलके काम करते हैं सब। जी, और नेहा पटेल, इसका जवाब मैं आपके पास से काफी प्रामाणिकता से चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि गौ रक्षा के नाम पर जिस तरीके के अलग अलग जो नजरिया अब समाज में है, तो इससे काफी विवाद खड़ा होता है, तो आप मानते हैं कि इससे अगर अछूता रहना है तो आपके कार्य के अंदर प्रामाणिकता और जो श्रद्धा है उसको मिलाना पड़ेगा, तभी जाकर, वरना तो आप मानते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से जो गौरक्षक काम करते हैं तो उस पर उंगलियां उठती रहती है? जी, मैं ये मानती हूँ कि हमारे समाज में बहुत फ्रॉड लोग हैं और मैं उनसे परेशान हूँ, मैं खुद उनसे परेशान हूँ। मैं कई लोगों के खिलाफ एफआईआर की है। उसकी वजह से हम जैसे जो प्रामाणिकता से काम करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो गौरक्षा करते हैं, उन पे भी उंगलियां उठती है। अब जब हम पर उंगलियां उठती है तो आप सोचिए कि गौरक्षा कैसे होगी। गौरक्षा तो करना ही है। जब मुझ पर केस हुआ था, मैं 6 महीने में नहीं काम कर रही थी, तब जो गाड़ियां गई थी तस्करों की, कोई भी नहीं रोक पाया था। सब ने जाना, समाज ने जाना कि नेहा पटेल और उनकी टीम होगी तो गौरक्षा होगी कुछ एरियाज में। ये बात सही है और मैं से खुद परेशान हूं और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं खुद बोलती हूं कि समाज में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां करप्शन नहीं है। मेडिकल, एजुकेशन, सब जगह हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, नेता हो, पॉलिटिशियंस हो, तो गौरक्षक में भी है और ये भरे पड़े उसमें कोई मैं ना नहीं कह रही हूँ। और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको दंड भी मिलना चाहिए, उनको एक्सपोज भी होना चाहिए। जी, मगर नेहा पटेल, आपकी ये जो मुहिम के अंदर जो सबसे अहम जो रोल होता है वो पुलिस और प्रशासन का होता है, मगर कई जो पुलिस कर्मी होते हैं वो कहते हैं कि दीदी गुस्सा बहुत करती है। जी, इट डिपेंड्स। बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं और मैं तो डायरेक्ट कई गौभक्त एसपी सर्स भी हैं, मैडम हैं, उनको मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हूँ। जब उनके एरिया में कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं उनकी हेल्प लेती हूँ कि सर आज आपके एरिया में मैं आ रही हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और बहुत गौभक्त ऑफिसर्स, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एक्चुअली कि उनमें वो गौभक्ति है या नहीं। किसी में बहुत ज्यादा है, मुझे इस एरिया में देखना भी नहीं पड़ता। और कुछ इंडिविजुअल कुछ ऑफिसर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, उनको बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट है।
तो उस वक्त हम लोग खुद अपने से हमें करना पड़ता है, जो आप देख रहे हो गाड़ियां भगानी पड़ती है, तो सब हमें करना पड़ता है मजबूरी में। अगर ऑफिसर्स हमें सपोर्ट करे तो मैं तो उससे अच्छा बेहतर कुछ नहीं होगा, हमारी ही सेफ्टी है उसमें। और बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, ऐसा नहीं है, पर कुछ हैं। और मैं तो कहती हूँ कि उन अच्छे ऑफिसर्स को, वो जहाँ पे बहुत गौ हत्या होती है वहां पे उनको अपॉइंट करना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए गौ हत्या बंद करवाना, पर जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। पूरी इंडिया में ये है कि कोई भी अच्छे ऑफिसर्स हो वो 3 महीने से ज्यादा टिकते नहीं है, वो खुद बोलते हैं। तो हमें ये तो अनुभव है कि कुछ अच्छे ऑफिसर्स ट्रांसफर हो ही जाती है उनकी। और हमारे गुजरात में दारूबंदी है, तो इतने अच्छे गौ भक्त ऑफिसर रहते हैं और दारू में बेचारे पकड़े जाते हैं, फिर उनका सस्पेंशन आ जाता है, ट्रांसफर, जबकि वो गौ भक्त होते हैं। इतने अच्छे ऑफिसर रहते हैं कि उनके एरिया में एक गाय भी नहीं कटती है। तो ये समाज को नुकसान है ऐसे सब कानून आने से। तो मुझे दुख होता है कि किसी को ट्रेनिंग में भेज देते हैं जहां पे उनको समाज में ऐसे लोग, ऐसे ऑफिसर्स, ब्रेव ऑफिसर्स की जरूरत है। जी, मगर नेहा पटेल, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके का जो खास करके आपका जो बेस है वो वडोदरा है। अब वडोदरा एक ऐसा ट्रांजिट पॉइंट है कि जहां पर बहुत इजीली जो हाईवे है वो भी कनेक्ट होता है, तो सबसे ज्यादा जो ट्रैफिकिंग होता है वो वहीं से होता है। तो आप मानते हैं कि वहां पर एक चाक चौबंद सुरक्षा की जरूरत है, आपको ऐसा लगता है? गुजरात की बात करूं तो हमारे वहाँ जो तस्करी आती है वो एमपी से आते हैं, सौराष्ट्र, राजस्थान से। तो जो चेक पोस्ट रहते हैं, जितने टोल टैक्स रहते हैं, वहां पे सब हफ्ताखोरी रहती है। वहां से सब चाहे गौरक्षक हो, कोई भी हो, वहां पे जो चेक पोस्ट पर रहते हैं, जो गाड़ियां होती है पुलिस की, वो सब पशुओं की गाड़ी का पैसा लेते हैं, ज्यादा तेज पैसा लेते हैं। और वो गौरक्षक भी होते हैं जो गाड़ियां पास करवाते हैं। सो जी हाँ, जितने हाईवे हैं उनका होना चाहिए। जैसे कि अभी जो कंटेनर्स पकड़े थे, एसी कंटेनर्स, 3 करोड़ के गौमांस पकड़ा गया था, जो हमने पकड़ा था। तो वो कैसे आते हैं? फिर बड़े बड़े कंटेनर्स भर भर के, ट्रक्स भर भर के जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? तो ये है कि पुलिस को चेक पोस्ट है वहां पे ध्यान देना चाहिए। और जो बड़े बड़े कंटेनर्स है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? उनके तो अभी नंबर प्लेट्स भी बदले जाते हैं, नंबर प्लेट्स बदल के इन लोग जाते हैं। इनके जो कार्ड होता है वो सब अलग होता है, नंबर प्लेट्स डिफरेंट होते हैं, नंबर्स झूठे होते नेहा हैं। पटेल, इसमें जैसे कि आपने बताया ये बड़ा सनसनीखेज खुलासा है, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके के जो कंटेनर जा रहे थे, तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर किसी मिलीभगत की बू आ रही है आपको? जी, ये तो बहुत जो है बहुत बड़ा तस्कर है, बहुत बड़ा बीफ माफिया है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेकर जाऊंगी। इसमें है कि 2013 में बहुत कंटेनर्स गौमांस के पकड़े गए थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट से 50 लाख का जो फाइन हुआ था, गुजरात सरकार ने भर दिया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, और गौरक्षक को हुआ था। उसके बाद 13 साल के बाद एक भी कंटेनर नहीं पकड़ा गया यहाँ से जितने मांस के जाते थे। अब जो वलसाड़ में जो 2 कंटेनर्स पकड़े गौ मांस के, उसमें हमें होम मिनिस्टर हर्ष भाई संघवी का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, और वहां के एसपी झाला सर थे, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। वापस वहीं पकड़े गए थे। और इस बार तो सारे जो गौ मांस थे, उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या रहती है? पीछे जब आप दरवाजा खोलते हो, एसी कंटेनर्स जो एक्सपोर्ट होना होता है, उसके पीछे जो बॉक्सेस होते हैं, जैसे पिज्जा के बॉक्सेस होते हैं वैसे होता है, उस पे वो होता है बफेलो होता है, अंदर जो होता है वो सारा गौ मांस होता है। मोदी साहब आने के बाद गौ मांस एक्सपोर्ट बंद है, इट इज टोटली बैंड। पर जो मीट एक्सपोर्ट होता है भारत से, उसमें 60% गौ मांस रहता है। अब आप सोचिए कैसे जाता होगा गौ मांस, आप ही सोचिए। उसमें इतना सारा ये मनी पेपर ट्रेल रहता है कि आराम से जो फ्रॉड पेपर्स होते हैं बनाए जाते हैं। ना उनके पास वेटरनरी सर्टिफिकेट रहता है, ना कुछ भी FSSAI का भी सिंबल नहीं रहता। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तब आपके पास ये सब सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो नहीं है। अभी जो हमने गौमांस 3 करोड़ का पकड़ा था, उसका जयश्री कोल्ड स्टोरेज से आया था। जयश्री कोल्ड स्टोरेज का मालिक है राजेश कुमार, ठीक है। और उसका जो ओनर है वो है रईस कई करके है, मैं आपको नाम बताती हूँ, वो है उसमें। और उसका है हाजी लाइक कुरैशी।
जो इन लोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, एफिडेविट किया कि हम लोग साथ में काम करते हैं, पर आज तक पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली से जो गौ मांस पूरे देश भर में कंटेनर्स भर के जाते हैं, वो आज तक जयश्री कोल्ड स्टोरेज पर एफआईआर नहीं हुई है। आप सोचिए, करोड़ों का है। ईडी ने तो अभी 70,000 करोड़ इतने तक पकड़ा, ये तो आप बहुत ये ज्यादा जिस है। पर आरोप लगा रही है, तो क्या ये एविडेंस आपने जो सरकार है या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, क्या उनको दिए हैं? हाँ जी, हमारी तरफ से ईडी को मेल गए हैं, हमारे जो देखते हैं भाई वो सब ईडी को मेल किए हैं, पर आज तक किसी की तरफ से कोई मेल नहीं आया है। एपेडा की तरफ से 1-2 बार आया कि हाँ हमें आपका मेल मिला है, दैट्स इट। जबकि बहुत बड़ा रैकेट है, करोड़ों रुपए का इसमें ब्लैक मनी है और ये भारत के विरुद्ध ही उपयोग होता है। तो ये जो गौ मांस के कंटेनर्स ऐसे ही एक्सपोर्ट थोड़ी होते हैं, उसमें कहां से पेपर्स आते हैं? जबकि चेन्नई है और दिल्ली और मुंबई से एक्सपोर्ट होते हैं। तो जो पेपर्स बनाए जाते हैं, अभी आप देखिए बफेलो मीट ही एक्सपोर्ट हो सकता है, ना ऊंट का हो सकता है ना गाय का हो सकता है। तो ये कैसे जा रहा है बफेलो? क्योंकि साउथ में तो बफेलोज है ही नहीं, वहां पे बैल कटते हैं। पश्चिम बंगाल है, वहां पे तो खुलेआम गाय कटती हैं, खुलेआम। तो वहां से अब मैं आपको बताती हूँ, पश्चिम बंगाल में बिहार में गौ हत्या बहुत हो रही। वहां पे 100 से ज्यादा बड़े फैक्ट्रीज हैं और छोटे छोटे तो हजारों होंगे जहां पे गौ हत्या होती है। ठीक है, वहां पे कटिंग करके पश्चिम बंगाल जाते हैं, क्योंकि पैकेजिंग यूनिट नहीं है बिहार में, तो वहां पे पैकेजिंग करने के लिए पश्चिम बंगाल जाते हैं। पश्चिम बंगाल से ये दिल्ली जाता है और मुंबई जाता है, जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसी 2-3 कोल्ड स्टोरेज है जो लीज पर ली गई है इन लोग ने, बीफ माफियाज ने। तो इनकी तरफ कोई देख नहीं रहा है। एक्चुअली इसमें एनआईए, ईडी, सीबीआई होनी चाहिए। हजारों करोड़ बोलेंगे, आप हमसे पूछो, हम आपको लीड देते हैं। आप अगर इस देश में गौ हत्या बंद कर, अभी मैं बोलती हूँ गाय की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है। एक समय ऐसा आएगा जब अपनी देसी गाय अपनी बिल्कुल लुप्त हो जाएगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको गाय, इतनी गौ हत्या हो रही है। भैंस की आड़ में गौ मांस ही एक्सपोर्ट हो रहा है, ये मैं मोदी सरकार को कह रही हूं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये जो बीफ माफियाओं की जो ये कारस्तानी है, अगर उनको रोकना है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी कम्युनिटी की जरूरत है जो सरकार को भी गाइड कर सके, कोई एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए? आपको ऐसा लगता है? जी, मैं तो कहती हूँ एक गाय के लिए एक मिनिस्ट्री बनानी चाहिए। क्यों नहीं हो सकती? गाय हमारी माता है, हमारे जीवन मरण तक हम गाय हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। तो एक संस्कृति जुड़ी हुई है, गाय खत्म तो हम खत्म, हिंदू खत्म। आप एक मिनिस्ट्री, मैं तो लोकल लेवल पे बोलती हूँ कि जो जैसे गुजरात में आप गौरक्षा स्क्वाड क्यों नहीं बनाते, एक विजिलेंस टीम क्यों नहीं बनाते डिस्ट्रिक्ट वाइज? क्यों? क्योंकि मैं कहती हूं, मैं आपको स्टेट वाइज जाऊंगी, स्टेट फिर भारत की ओर। हमारे गुजरात स्टेट में जब भी हिंदू फेस्टिवल्स रहते हैं, कोई पॉलिटिशियंस आते हैं, कुछ भी होता है, तो पुलिस वहां पे व्यस्त हो जाती है। अब गौ हत्यारे को पता है कि ये पुलिस होने वाले, हम लोग गाय इतना हम रेड नहीं करेंगे, तब जाके इन लोग पूरे उस दिन गौ हत्या बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार को, अगर आप ये मेरी बात सुन रहे हो, तो प्लीज गौ रक्षा स्क्वाड, विजिलेंस टीम आप हर एक जिला में नियुक्ति की जाए, खास करके साउथ गुजरात में बहुत जरूरी है। दूसरी बात, भारत देश में एक मिनिस्ट्री अपॉइंट कीजिए, उसका ये सिर्फ ये जो जगदीश कोल्ड स्टोरेज है, ऐसे मैं 2-3 कोल्ड स्टोरेज बताऊंगी जहां से ये पूरे हिंदुस्तान में से गौ मांस की तस्करी होती है। ये जो बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग के पास कुछ होता है कि आपको इतने पशु काटने हैं, तो आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहां से आया वो? आपने कभी ऑफिसर्स गवर्नमेंट ने सोचा कि जो फैक्ट्री दिखा रही है, इतना सारा प्रोडक्शन हुआ, इतना माल गया, तो कहां से आया? वो छोटे छोटे जो होते हैं गौ हत्यारे, कसाई, उनके पास से लेते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जब आप गौ रक्षा की बात करती है, गौ तस्करों की बात करती है, इसीलिए आपके ऊपर काफी सारे आरोप भी लगे, इवन आपने भी सामने 150 से ज्यादा जो एफआईआर है वो अलग अलग जगहों पर आपने दर्ज करवाई, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इससे जो आपका मनोबल है उस पर भी एक असर पड़ता है? आपको ऐसा लगता है? जी, होता है ना, हर्ट होता है, क्योंकि जब हम फील्ड में नहीं होंगे तो कितनी गौ हत्या होती है तो हमें पता है। अब मैंने खुद 150 से ज्यादा एफआईआर की है कसाईयों के खिलाफ, और मुझ पर 3 एफआईआर हुई थी। एक तो सीसामरी भरी गई है
क्योंकि मैं खुद पुलिस के साथ उस वक्त रेड में गई थी। हाई कोर्ट से जरिए हाई कोर्ट ने ये भी नहीं सोचा कि हम नेहा को समन्स भेजें, आपका क्या जवाब है, तो मैं दे देती क्या जवाब है लिखकर, क्योंकि पुलिस स्टेशन में सारा मेरी डिटेल्स थे, वो तो सी समरी भरी गई है। दूसरे दो हुए थे, वो एक एक्सटॉर्शन किडनैपिंग का हुआ था, उसमें भी मैं आराम से मैं बोल सकती हूँ कि इसमें फंसाया गया था, मेरे पास प्रूफ है। मैं तो एक बोलती हूँ एक इंटरव्यू करेंगे तो उसमें भी मैं आपको एविडेंस के साथ बता दूंगी, क्योंकि जो मेन आरोपी था वो बताया वो था सूरत में कहीं पे था, वो सीसीटीवी फुटेज भी हाईकोर्ट को दी है क्वॉशिंग के लिए। और तीसरा है एट्रोसिटी लगाया था। अब सोचिए कि मेरे खुद ट्राइबल, मेरे साथ जो बंदा था वो खुद ट्राइबल था, उस पे भी एट्रोसिटी लगा दिया। जज ने कमेंट किया कि भाई इसको कैसे एट्रोसिटी लग सकती है, ट्राइबल पे कैसे एट्रोसिटी लगा सकता है। आप इससे समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा हमारे साथ। उस दिन दूसरे दिन आदिवासी दिवस था और सीएम आने वाले, तो लॉ एंड ऑर्डर था, पुलिस भी प्रेशर में थी और मुझ पर एट्रोसिटी लग गई थी। बिल्कुल, मगर नेहा पटेल, आप खास करके जो पशु हैं उनकी इंजरी के लिए भी काम करती है, गौ रक्षा के लिए भी काम करती है, इसके लिए काफी एड़ी चोटी का जोर भी लगाती है। मगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपके परिवार के जो संस्कार है, जो क्योंकि आपके पापा भी शायद एनजीओ के साथ जुड़े हैं, तो ये जो सेवा का संस्कार है वो आपके जीन्स में है, तो शायद यही आपका बल है। जी बिल्कुल, जी हमारे घर से संस्कार मिले हैं और ये सेवा का कार्य है। जो एनिमल्स है सारे हम बचाते हैं, हम तो ऊंट भी बचाते। 2 दिन पहले हमने 134 कैमल्स महाराष्ट्र में बचाए। सो अब मैं ये कहती हूँ आपके जरिए कि एक जो सरकार है वो मिनिस्ट्री नियुक्ति का इस पे स्पेशली ईडी और ये देखें, ये जो तस्करी होती है, ये जितना ब्लैक मनी है, हम जब रेड करते हैं इन कसाईयों का, क्या आपने कभी देखा कि वो टैक्स भरते हैं? ये लोग इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं, तब आपने देखा क्या योगी की तरह बुलडोजर नहीं घुमा सकते आप इनकी प्रॉपर्टीज पर? इनकी जब्त नहीं की जा सकती ये सब प्रॉपर्टीज? गौ हत्या होगी ही नहीं, आपके हाथ में ही है जो भी है ना, हम गौ रक्षकों की आपकी जरूरत पड़ेगी। सो मैं अभी आप शौक होंगे कि अभी पहाड़ी गायों पर इनकी नजर है। पहाड़ की जो गायें हैं हिमालय पर, जो उत्तरांचल, वहां की गायों पे अभी इनकी नजर है। हमारे यहाँ तो गाय की अभी खत्म होने पर है, पर वहां पे अभी उन लोग की नजर है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो गौ मांस है वो भूटान भी सप्लाई होता है, क्योंकि वहां पे गौ हत्या वहां पे बंद है, क्योंकि बुद्धिस्ट है, तो उन लोग हत्या नहीं करते, बट दे ईट बीफ एंड दैट टू बीफ। मगर हाल ही में जिस तरीके से जो अभी सीमा सुरक्षा बल है उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर पर ये जो गौ तस्करों को पकड़ा है, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी जो सरहदें हैं उनको सील करने की जरूरत है, तब जाके ये पूरा जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन आ सकता है? नेहा पटेल जी बिल्कुल, ये जो बांग्लादेश पर पकड़ी जाती है वो एक्चुअली बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि इनके बदले हम ये जो होते हैं ड्रग्स और ये सब आते हैं, गाय के बदले ड्रग्स और ये सब आ रहा है, आता है। हमारे आर्म्स एम्यूनेशंस आते हैं, क्योंकि उनके वहां भी गाय तो रही नहीं है, बांग्लादेश में सब कट गई है। सो अभी गौवंश बचाना हो तो सरकार के हाथ में है, वो सीरियसली इस बात को ले, हम जैसे लोगों का सपोर्ट ले, इसमें बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनमें इसमें हमारी हेल्प ले, हम इनको लीड देंगे कहाँ कहाँ ब्लैक मनी, आप इतने पैसा आप सरकार को मिलेगा। और ये जो भैंस की आड़ में गौ मांस जा रहा है, ऊंट का मांस जा रहा है, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कस्टम सब पूरा मिला हुआ है इसमें। इनको इसमें सर्टिफिकेट्स कहाँ से मिलते हैं? FSSAI का क्यों एक भी सैंपल पे एक भी जो होता है वो उस पर क्यों नहीं होता है उनका जो सर्टिफिकेट? तो ये सब रहता है, ऐसे मांस एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। ये जो बात सही कही जाती है कि 2 नंबर पर हमारा भारत है मीट एक्सपोर्ट में, तो वो तो 60% बीफ है जी। मगर अगर मैं ये पूरे देश के मामले से अगर मैं आपको गुजरात पर लेकर आऊं, तो मुझे याद आ रहा है कि कभी आपने ये कहा था कि जो गोधरा पुलिस है वो बहुत बेहतर तरीके से काम करती है और आपका उनका समर्थन भी आपको मिलता है, तो अब गोधरा को गौधरा बनते में देर नहीं लगेगी। आपका ये बहुत बड़ा बयान था नेहा पटेल। जी जी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ वहां के अभी तक जितने अधिकारी आए, जितने आए, SP से लेकर कांस्टेबल तक, ड्राइवर, वो सब गौ भक्त हैं। सच में इतना अच्छा गुस्सी टॉक लगाने वाले भी पहला गोधरा है। आज तक किसी ने गौ हत्यारों पे गुस्सी टॉक नहीं लगाया गुजरात में, सिर्फ गोधरा ने लगाया है अब तक। तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं लगा सकते आप? अभी 1.5-2 साल अभी उन लोग अभी भी गौ हत्यारे सड़ रहे हैं जेल में। तो ये सब जो गौ हत्या करते वो सब नहीं करते हैं, वो कुछ लोग होते हैं जो करते हैं। अगर वही जेल में होंगे तो कहां से गौ हत्या होगी? सो मैं ही कहती हूँ गोधरा बहुत अच्छी पुलिस है, एंड आई थिंक आई कॉन्ग्रेचुलेट देम
कि उन्होंने बहुत कोशिश की गौ हत्या, क्योंकि गोधरा तो एक बहुत संवेदनशील वो है, सिटी है। तो आई थैंक पुलिस, गोधरा जी, पुलिस। मगर नेहा पटेल, आपकी जो प्राणीन फाउंडेशन है, उनको जो फंड मिलता है तो उनका क्या इस्तेमाल होता है? जी, गौ रक्षा आप सोचते हो कि ये तो एकदम जो बेरोजगार है उन लोग करते होंगे गौ रक्षा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं वो लोग करते हैं गौ रक्षा। और देखिए, डॉक्टर इंजीनियर तो गौ रक्षा करने आने वाले नहीं है। जो व्हाइट कॉलर है, वो जो जिसको सही में धर्म के लिए, गाय माता के लिए है, वो किसान के बच्चे हैं, और जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वेट्रेसिंग करते हैं, वो लोग हैं। सो मैं खुद एक गौ रक्षक हूँ, मुझे पता है फील्ड में क्या जरूरत है गौ रक्षकों को। सो हम लोग ये देते हैं जहां जहां पे हम लोग स्ट्रांग है। अब बाइक पे तो नहीं गौ रक्षा करेंगे, कार से भी नहीं हो सकती, तो हम उनको व्हीकल्स देते हैं गौ रक्षा के लिए, जो उनकी सेफ्टी रहती है, प्लस उनके डीजल के खर्चे, उन जो जब लीगल के खर्चे, हॉस्पिटल के, और ऐसे करके हम उनको मजबूत करते हैं गौ रक्षक। हमारी जो संस्था है, और कहीं पे उनके कई कसाईयों ने हमारे गौ रक्षकों की हत्या की हुई है, तो उनको फैमिली सपोर्ट भी हम करते हैं। ये जो है, जो गौ रक्षकों की जो वेदना है, वो सिर्फ मैं और मुझ जैसे समझ सकते हैं, क्योंकि मैं फील्ड वर्क में हूं, मुझे पता है उनकी क्या जरूरत है। और जिस तरह से गौ रक्षा बदनाम है, तो वो लोग हेल्प भी नहीं करना चाहते। और मैं सच कहती हूँ, इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है। मालेगांव में सिर्फ 13% हिंदू है, टका हिंदू है, और उसमें जो रोज गौ हत्या होती थी, आज थोड़ी 40% कमी आ गई है। वहां की पुलिस भी अभी मदद कर रही है। रिजल्ट मिलता है, आप सच्चे दिल से गौ रक्षा करोगे, आपको रिजल्ट मिलता है। कितनी एम्बुलेंस अभी है आपके पास? जी, हमारे पास 7 एम्बुलेंस हैं, क्योंकि जैसे कि मैं देखिए, हम जब पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, तो हमें पता है उनकी क्या दुख होता है कि कई उनके तो वो पीसीआर लेकर तो गाड़ियां ठोकेंगे नहीं कसाईयों की, उनके पास गाड़ियां तो रहती नहीं है। वो कई ऑफिसर्स रहते हैं, वो अपनी खुद की प्राइवेट कार कितनी बार उन लोग डैमेज करेंगे। ऐसे अधिकारी भी हैं। और जब उन रेड करने जाते हैं, तो गाय अधमरी होती है, बेचारी उठ नहीं पाती। तो मैंने उस वक्त सोचा कि हमें एम्बुलेंस देनी चाहिए हाइड्रोलिक, जिससे रेड कर सके और पुलिस फटाफट गाय को ले आ सके कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसे करके 7 एम्बुलेंस है, डिस्ट्रिक्ट वाइज दी है मैंने। जी, मगर नेहा पटेल, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि अब चूंकि ये समय की मर्यादा है, अब शो के अंत की ओर जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके का आपका जो काम है, आपकी जो वर्किंग स्टाइल है, तो उनकी वजह से एक पर्टिकुलर खेमा बिल्कुल आपके खिलाफ है और आपको हर एक तरीके से ट्रॉमेटाइज करने की कोशिश करता है? आपको ऐसा लगता है, चाहे वो डिजिटली हो, या चाहे वो फाइनेंशियली हो, या चाहे वो फिजिकली हो? जी, होता है ना। मुझे मेरे खिलाफ एक पेपर आर्टिकल लिखा गया था, पूरे व्हाट्सएप में फैल गया था कि मैं तस्करों से मिली हुई हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बहुत कुछ लिखा था, सबको क्वेश्चन मार्क था। बट आई थैंक मेरे जो 14 साल से मुझे 15 साल से फॉलो कर रहे हैं, उन लोग ने मुझ पर विश्वास रखा। अभी रिसेंटली मोहम्मद जुबैर ने मेरी यूट्यूब चैनल बंद करवा दी, क्योंकि उनको लगा कि ये गौ रक्षा के बहुत प्रति जागरूकता आ रही है पूरे देश में, तभी मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों को मेरी यूट्यूब चैनल बंद करनी पड़ी। सो आप सोच सकते हो अभी कितना जबरदस्त ये क्रांति आ रही है गौ रक्षकों में। और मैं कहती हूँ, गौ रक्षकों को कभी कानून हाथ में मत लेना। अगर आप हमेशा कानून का साथ लोगे तो आप लंबे चलोगे। मुझ पर मुसीबत आई, फिर भी मैं बाहर हूं, और इससे हिम्मत और बढ़ेगी आपकी, क्योंकि आप सही हो। कानून का ही सहारा लेना आप गौ रक्षा के लिए, और नहीं होता है तो आप बड़े अफसर से मिलिए, आपको जरूर हेल्प मिल जाएगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अभी हमारा एक प्रयास बहुत सफल रहा। सूरत में 2017 से मैं लगी हुई थी, 50 से ज्यादा गौ हत्यारे थे। अभी मुश्किल से 2-3 रह गए, तो मैं अल्ताफ पुट्ठा करके एक कसाई था, सिटी के बीचों बीच गौ हत्या करता था। कितनी बार रेड करे मैं पुलिस के साथ। इस बार जो मेयर श्री आए हैं, दक्षेश भाई मालानी, उनसे मैं मिली, उनको वीडियोस दिखाया। 2 दिन में तो वो पूरा उनका इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वो टूट गया। तो मैं ये कहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जब आप पेपर में पढ़ते हो गौ मास मिला है, तो वहां के नेता क्या करते हैं? वह नेता क्या करते हैं? वो बोल नहीं सकते कॉर्पोरेशन के कि आप ये सब बंद करवा दो। जहां पे सबसे गौ हत्या वशिष्ठ भाई होती है, कहाँ होती है मैं आपको ये बता दूं, नदी किनारे होती है, तालाब के किनारे होती है। और जो गांव का सबसे एंड घर हो, वहां पे गौ हत्या होती है, कि जहां से उनको जो वेस्टेज हो आराम से निकल पाए। तो वहां पे सरकार कॉर्पोरेशन क्यों नहीं सील कर देती ये सब चीजें? तो गौ हत्या तो होगी ही नहीं।
बिल्कुल। तो क्या यह माना जाए कि अब 2024 में अब बहुत ही चंद समय बचा है, तो नई ऊर्जा के साथ वापस लौटेगी नेहा पटेल? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी तो और टीम्स बढ़ रही है, लोगों का साथ मिल रहा है इसमें मुझे, सरकार का मिल रहा है, आप जैसे पत्रकार का मिल रहा है वशिष्ठ भाई। तो जरूर मैं तो और मैं चाहूंगी कि ये गौ हत्या बंद हो और गौ क्रांति आए, गौ प्रोडक्ट्स आप ले, उनका उपयोग कीजिए गौ प्रोडक्ट्स का, और संवर्धन करें। जिनके पास खेत है वो एक गाय और एक बैल भी रख सकते हैं। और जो प्रोडक्ट्स होंगे उसकी वजह से लोगों को आमदनी होगी गौमूत्र और गोबर से। तो मैं और एक आपको आइडिया देती हूँ सरकार को, जब हम स्मशान में जब पेड़ का उपयोग करते हैं, लकड़े का यूज करते हैं, उसके जगह गौ स्टिक्स का क्यों नहीं यूज करते सरकार। जब सभी स्मशान में गौ स्टिक्स का उपयोग होने लगेगा तब ये पेड़ भी नहीं कटेंगे, और जो गाय रखते हैं बूढ़ी और बछड़े, उनको भी 2 पैसा मिलेगा, तो कोई कत्ल खाने नहीं बेचेगा। बिल्कुल, बहुत ठीक कहा आपने। तो दोस्तों, ये थी देश की नामी गौ रक्षक नेहा पटेल, वही बेबाक, वही जुझारू। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि अगर आपको गौ माता पर हो रहे अत्याचार को रोकना है, गौ तस्करी रोकनी है, तो हमेशा कानून के साथ रहिए, कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये नेहा पटेल 40 दिनों तक जेल में बंद होने के बाद भी जेल की सलाखें न उनका मनोबल तोड़ पाई, न उनको किसी भी तरीके से हरा पाई है। अब 2024 में वो नई ऊर्जा के साथ वापस लौट रही है, मगर एक बात ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर ये 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, बस उसी तर्ज पर ये नेहा पटेल भी काम करती है। और शायद इसी वजह से लोग भले माने कि दीदी गुस्सा करती है, मगर ये दीदी काफी संवेदनशील है, और इतनी संवेदनशील है कि उन्होंने भी ये सपना देखा है कि अगर भारत देश के अंदर अगर गौ माता को वही सम्मान मिले तो शायद इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। नेशन प्लस न्यूज की विशेष प्रस्तुति में इतना ही। आने वाले न्यूज और शो के अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये शो में जुड़ने के लिए नेहा पटेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। સમાચારોનો સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને ફોલો કરો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।